हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के लिए यूनिट 9 के टॉप 30 एमसीक्यूज़ को करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने पार्ट ए के 30 एमसीक्यूज़, उसके साथ साथ सारी यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक हमने उसके 30 एमसीक्यूज़ किए हैं। इसके बाद यूनिट 10 बचती है। ठीक है, तो आज हम यूनिट 9 के टॉप एमसीक्यू करते हैं 30। तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। निम्नलिखित में से किसे अवसादी भू जैव रासायनिक चक्र माना जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस या फिर वाटर साइकिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस साइकिल। ठीक है, अनलाइक कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल्स विच हैव गैसियस रिजर्वियर एटमोस्फियर, द प्राइमरी रिजर्वियर फॉर द फास्फोरस साइकिल इज अर्थ क्रस्ट, रॉक्स एंड सॉइल, मेकिंग इट अ सेडिमेंट्री साइकिल। कार्बन या नाइट्रोजन चक्रों के विपरीत, जिनका प्राथमिक भंडार गैसीय वायुमंडल होता है, फास्फोरस चक्र का मुख्य भंडार पृथ्वी की भूपट्टी, चट्टानों और मिट्टी है, जो इसे क्या बनाती है? अवसादी चक्र बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र में राइजोबियम बैक्टीरिया की प्राथमिक भूमिका क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण या फिर अमोनिफिकेशन अमोनीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। Rhizobium forms a symbiotic relationship with the roots of leguminous plants to convert atmospheric nitrogen N2 into ammonia NH3, which plants can utilize. Rhizobium फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है ताकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 को अमोनिया NH3 में परिवर्तित किया जा सके, जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, in an ecological pyramid of energy, if the primary producer have 10,000 जूल, ठीक है, यहाँ पे टैक्स को इग्नोर कीजिए, ऑफ एनर्जी, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। ऊर्जा के एक पारिस्थितिकीय पिरामिड में यदि प्राथमिक उत्पादकों के पास 10,000 जूल ऊर्जा है, तो द्वितीयक उपभोक्ताओं को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? 1,000 जूल, 100 जूल, 10 जूल या फिर 1 जूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 जूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिंडमान 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर के पास यदि 10,000 जूल है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1,000 जूल होगी और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 100 जूल होगी। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच बायोटिक इंट्रैक्शन इज करेक्टली डिफाइंड एज अ प्लस एंड जीरो रिलेशनशिप वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। कौन सी जैविक पारस्परिक क्रिया को सही ढंग से प्लस और जीरो संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां एक प्रजाति को लाभ और दूसरी अप्रभावित रहती है? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसलिज्म या फिर अमेंसलिज्म। परजीविता, सहोपकारिता, सहभोजिता या फिर असहभोजिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहभोजिता। ठीक है, कॉमनसलिज्म इज एन इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, एग्जाम्पल ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन अ ट्री, while the host organism experiences no positive और negative effect। सहभोजिता एक ऐसी क्रिया है जहां एक जीव को लाभ होता है, जैसे पेड़ पर उगने वाले ऑर्किड, जबकि मेजबान जीव पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया ओवर टाइम इज नोन एज। दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचनाओं के समय के साथ क्रमिक और पूर्वानुमानित परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन या फिर आपका पॉपुलेशन डायनेमिक्स। क्या कहते हैं फिर? तो इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। Ecological succession is the process by which the structure of biological community evolves over time, shifting
फ्रॉम पाइनियर स्पीसीज टू अ स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जैविक समुदाय की संरचना समय के साथ विकसित होती है, जो अग्रणीय प्रजातियों पाइनियर स्पीसीज से एक स्थिर चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीड बैंक। ठीक है। ex-situ कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग एन एंडेंजर्ड स्पीसीज आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट सच एज इन सीड बैंक्स, बॉटनिकल गार्डन्स और जू। बाह्य स्थानीय ex-situ संरक्षण में किसी लुप्त प्राय प्रजाति की उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण शामिल है, जैसे कि बीज बैंक, वनस्पति उद्यान या फिर चिड़ियाघर में। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे है आपका, इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? कब किया गया था फिर? 1986, 72, 1992 या फिर 2002? तो ये किया गया था 1972 में। The Wildlife Protection Act was passed by the Parliament of India in 1972 to protect plant and animal species and regulate their trade. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत की संसद द्वारा पौधों और जानवरों की प्रजातियों की रक्षा करने तथा उनके व्यापार को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जिम कॉर्बेट, यहाँ पे जिम आपका GYM लिखा है तो ये होता है आपका JIM। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट रीजन। ये तो आपको पता ही होगा, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1936 एंड इज लोकेटेड इन द नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थित है। इसको पहले हैली नेशनल पार्क भी कहते थे। ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, What happens during the process of eutrophication in a water body? किसी जल निकाय में सुपोषण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन ड्यू टू लो न्यूट्रिशंस, कम पोषक तत्वों के कारण घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि, न्यूट्रिशंस एनरिचमेंट लीडिंग टू एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन, पोषक तत्वों की अधिकता जिससे अत्यधिक शैवाल वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है, रैपिड डिक्रीज इन हैवी मेटल कंसंट्रेशन, भारी धातुओं की सांद्रता में तेजी से कमी, या फिर इंक्रीज इन द डेप्थ एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, पानी की गहराई और पारदर्शिता में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिशंस एनरिचमेंट लीडिंग टू एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन, पोषक तत्वों की अधिकता से अत्यधिक शैवाल वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है। Eutrophication occurs when a water body becomes overly enrichment with nutrients like phosphates and nitrates, causing algal blooms that deplete dissolve oxygen, harming aquatic life. सुपोषण तब होता है जब कोई जल निकाय पोषक तत्वों जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, जिससे शैवाल प्रष्टुपन एल्गल ब्लूम्स होता है जो घुलित ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द फेनोमेनन वेयर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज कॉल्ड। वह परिघटना जिसमें खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तरों पर जहरीले पदार्थों की सांद्रता बढ़ती जाती है कहलाती है यूट्रोफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोमैग्निफिकेशन या बायोरेमिडेशन। सुपोषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैव आवर्धन या फिर जैव उपचार। तो इसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन।
Biomagnification refers to the progressive accumulation of non-biodegradable toxins like DDT or mercury at higher levels of the food chain. जैव आवर्धन से तात्पर्य खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल विषाक्त पदार्थों जैसे DDT या पारा के क्रमिक संचय से है। क्वेश्चन नंबर 11, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर? समतापमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC release chlorine atoms when exposed to UV radiation in the stratosphere, which catalytically destroy ozone O3 molecules. समताप मंडल में UV विकिरण के संपर्क में आने से CFC क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं जो ओजोन O3 अणुओं को उत्प्रेरक रूप से नष्ट करते हैं। Which two gases are primarily contributes to formation of acid rain? अम्लीय वर्षा के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, CFC एंड ओजोन या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, sulfur dioxide and nitrogen oxides react with water vapor and oxygen in the atmosphere to form sulfuric and nitric acids resulting in acid rain. सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वायुमंडल में जलवाष्प और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, द इंटरनेशनल ट्रीटी CITES फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? अंतर्राष्ट्रीय संधि जो CITES थी निम्नलिखित में से किसे विनियमित करने पर केंद्रित थी? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीसीज, लुप्तप्राय जंगली प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स का संरक्षण, या फिर मैनेजमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट खतरनाक कचरे का प्रबंधन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीसीज। ठीक है, CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ensures that international trade in specimens of wild animals and plant does not threaten their survival. ठीक है, जो आपका CITES था यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। क्वेश्चन नंबर 14, आसन कंजर्वेशन रिजर्व अ प्रोमिनेंट रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एक प्रमुख रामसर स्थल है आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? कहाँ है फिर? तो यह है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड डिजाइनेटेड इन 2020 इन एंड इज नोन फॉर होस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है जिसे 2020 में नामित किया गया था और यह प्रवासी पक्षियों की मेजबानी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन पॉपुलेशन डायनेमिक्स द टर्म नेटेलिटी रेफर्स टू? जनसंख्या गतिशीलता में नेटेलिटी शब्द का तात्पर्य है डेथ रेट से, डिस्पर्सल रेट से, बर्थ रेट से या फिर इमिग्रेशन रेट से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्थ रेट से। ठीक है, नेटेलिटी इज द साइंटिफिक टर्म फॉर बर्थ रेट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन पर ईयर। जो नेटेलिटी जन्म दर है का वैज्ञानिक शब्द है जो प्रति वर्ष एक निश्चित जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाले जन्मों की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनिज्म सर्व्स एज एन एक्सलेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पॉपुलेशन स्पेसिफिकली सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सा जीव वायु प्रदूषण विशेष रूप से जो सल्फर डाइऑक्साइड है के लिए उत्कृष्ट जैविक संकेतक के रूप में कार्य करता है? लाइकेन्स, फर्न्स, मॉसेस या फिर ग्रीन एल्गी? तो इसका राइट आंसर है आपका लाइकेन। ठीक है,
Lichens are highly sensitive to sulfur dioxide gas. Their absence is an urban or industrial area indicates high levels of air population. लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। शहरी या औद्योगिक क्षेत्र में उनकी अनुपस्थिति वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द रेड डाटा बुक containing information about endangered species is published by which organization? लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए के बारे में जानकारी देने वाली जो रेड डाटा बुक है किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? WWF, UNEP, CITES या फिर IUCN? तो ये आपका IUCN द्वारा जो प्रकाशित की जाती है। ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN compiles and publishes the red list and red data book to monitor the global conservation status of species. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति की निगरानी के लिए रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक का संकलन और प्रकाशन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकीय तंत्र का एक अजैविक अबायोटिक घटक माना जाता है? डिकम्पोजर्स अपघटक, सॉइल टेक्सचर एंड पीएच मिट्टी की बनावट और पीएच, फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक या फिर पैरासाइट्स परजीवी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉइल टेक्सचर एंड पीएच मिट्टी की बनावट और पीएच। ठीक है, अबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. सॉइल टेक्सचर, पीएच, टेम्परेचर एंड सनलाइट आर अबायोटिक वाइल ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक. ठीक है, अजैविक कारक पर्यावरण के निर्जीव रासायनिक और भौतिक भाग होते हैं. मिट्टी की बनावट, पीएच, तापमान और सूर्य का प्रकाश अजैविक है, जबकि जीव क्या है, जैविक है. A stable final community that develops at the end of ecological succession is called. पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के अंत में विकसित होने वाले एक स्थिर अंतिम समुदाय को क्या कहा जाता है? पाइनियर कम्युनिटी, अग्रणीय समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय, सैरल कम्युनिटी, क्रमिकीय समुदाय या फिर इंटरमीडिएट कम्युनिटी, मध्यवर्ती समुदाय. तो इसे हम चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं. ठीक है, The climax community is the final stage of biotic succession attainable by a plant community in an area under the environmental conditions present at that time. चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जैविक अनुक्रमण का अंतिम चरण है, जिसे उस समय मौजूद पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी क्षेत्र में पादप समुदाय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 20. What type of pyramid is always upright in all stable ecosystem? सभी स्थिर पारिस्थितिकीय प्रणालियों में किस प्रकार का पिरामिड हमेशा सीधा अपराइट होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर ऑल ऑफ अबव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स ट्रांसफर एडरिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ. ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के पालन के कारण प्रत्येक पोषण स्तर के स्थानांतरण पर ऊर्जा कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट कर देती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21. द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज. उत्तराखंड का राज्य पशु जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है कौन सा है? स्नो लेपर्ड, अल्पाइन मस्क डियर, कस्तूरी मृग, एशियाटिक ब्लैक बियर, एशियाई काला भालू या फिर भराल जिसको हम ब्लू सिप भी कहते हैं, नीली भेड़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी मृग. ठीक है, द अल्पाइन मस्क डियर मॉस्कस क्रिस्टोगैस्टर इज द स्टेट एनिमल ऑफ द उत्तराखंड एंड इज हाईली प्रोटेक्टेड ड्यू टू पोचिंग रिस्क फॉर इट्स सैंड पॉड. अल्पाइन कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है और कस्तूरी पॉड के लिए शिकार के खतरों के कारण इसे उच्च संरक्षण प्राप्त है. क्वेश्चन नंबर 22. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज स्टेट ऑफ इंडिया? नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत की किस पर्वत श्रृंखला राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमालय, गढ़वाल कुमाऊं उत्तराखंड, वेस्टर्न घाट्स केरला, नीलगिरी तमिलनाडु? तो ये तो इजी प्रश्न है आपके लिए. क्या है? गढ़वाल कुमाऊं उत्तराखंड. ठीक है,
Established in 1988, Nanda Devi Biosphere Reserve is located around the peak of Nanda Devi in Uttarakhand and is UNESCO World Heritage Site. 1988 में स्थापित नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी के आसपास स्थित है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? अ रीजन विथ हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड लो स्पीसीज डेंसिटी, उच्च ज्वालामुखी गतिविधि और कम प्रजाति घनत्व वाला क्षेत्र। अ रीजन विथ हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज एंडेमिज्म दैट इज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस, उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियों वाला क्षेत्र जो महत्वपूर्ण आवास हानि का सामना कर रहा है। एन एरिया डिजाइनेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विशेष रूप से औद्योगिक विकास के लिए नामित क्षेत्र। या फिर डी है अ कॉल्ड डेजर्ट विथ यूनिक फ्लोरा, अद्वितीय वनस्पतियों वाला एक ठंडा रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ रीजन विथ हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज एंडेमिज्म दैट इज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंटली हैबिटेट लॉस। ठीक है। To qualify as a hotspot, a region must contain a high percentage of plant life found nowhere else endemic and have lost at least 70% of its original natural habitat. हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक क्षेत्र में उच्च प्रतिशत में ऐसी वनस्पतियां होनी चाहिए जो कहीं और नहीं पाई जाती, स्थानिक, और उसमें अपने मूल प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% खो दिया हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, न्यूट्रिशंस ओवरलोडिंग इन वाटर बॉडीज ड्यू टू एग्रीकल्चर रन ऑफ लीड्स टू एन एल्गल ब्लूम, दिस डायरेक्टली कॉजेज अ क्रिटिकल ड्रॉप इन, कृषि अपवाह के कारण जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता से सवाल प्रष्ठुपन एल्गल ब्लूम होता है। इसके कारण सीधे तौर पर किस में भारी कमी आती है? वाटर टेम्परेचर, पानी का तापमान, डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, सलाइनिटी, लवणता, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। When the excessive algal dye aerobic decomposers multiply rapidly and consumes most of the dissolved oxygen, causing fish and other aquatic organisms to suffocate. जब अत्यधिक सवाल मर जाते हैं तो वायवीय अपघटक एरोबिक डिकम्पोजर तेजी से बढ़ते हैं और अधिकांश घुलित ऑक्सीजन का उपभोग कर लेते हैं, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव घुटने लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप्स हीट इन द अर्थ एटमोस्फेयर, निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस माना जाता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्लेइंग अ की रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन को जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों के माध्यम से उत्सर्जित होने वाली एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 26, एन इंस्टीट्यूशन where dried pressed plant specimens are systematically arranged and preserved for reference is known as, एक ऐसा संस्थान जहां सूखे दबे हुए पौधों के नमूनों को संदर्भ के लिए व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित और संरक्षित किया जाता है कहलाता है बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम, जूलॉजिक पार्क या फिर आपका आर्बोरेटम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्बेरियम। A herbarium is storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, mounted on sheets and kept as reference material for taxonomic studies. एक हर्बेरियम एकत्रित पौधों के नमूनों का एक भंडार गृह है जिन्हें सुखाकर, दबाकर, सीटों पर चिपकाकर वर्गीकरण टैक्सोनॉमिक अध्ययनों के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में रखा जाता है। Question number 27, if a population shows an S-shaped or sigmoidal growth curve, it indicates that the population growth is limited by, यदि कोई जनसंख्या S आकार या सिग्मॉइड वृद्धि वक्र दिखाती है तो यह इंगित करता है कि जनसंख्या वृद्धि किसके द्वारा सीमित है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, इन्फिनिटिव रिसोर्सेज, अनंत संसाधन, हाई नेटिलिटी अलोन, केवल उच्च जन्म दर, लैक ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की कमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ रिजल्ट इन एन एस-शेप्ड कर्व बिकॉज रिसोर्सेज आर finite and population growth slows down and stabilizes when it reaches the
इकोसिस्टम कैरिंग कैपेसिटी की लॉजिस्टिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप एस आकार का वक्र बनता है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और जनसंख्या वृद्धि तब धीमी और स्थिर हो जाती है जब यह पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता के तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रेडेटर एंड इट्स प्रे टाइगर एंड डियर इज रिप्रेजेंटेड एज। एक शिकारी और उसके शिकार जैसे बाघ और हिरण के बीच के संबंध को इस रूप में दर्शाया जाता है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस या फिर प्लस जीरो। किसके रूप में बताया जाता है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लस और माइनस। ठीक है, प्रेडेशन इज अ प्लस माइनस इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म द प्रेडेटर बेनिफिट बाय किलिंग एंड कंज्यूमिंग अनदर ऑर्गेनिज्म द प्रे विच इज हार्म। परभक्षण एक प्लस माइनस पारस्परिक क्रिया है जहां एक जीव शिकारी दूसरे जीव शिकार को मारकर और खाकर लाभान्वित होता है, जिससे शिकार को हानि पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 29, राजाजी नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन स्पैन्स अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट। एशियाई जो हाथियों की महत्वपूर्ण आबादी के लिए जाना जाता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्यों के जिले में फैला हुआ है? तो ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये तो इजी प्रश्न ही था। राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द शिवालिक रेंज ऑफ उत्तराखंड स्पानिंग अक्रॉस हरिद्वार देहरादून। ठीक है, यहाँ पे देहरादून होना चाहिए, देहरादून लिखा है तो देहरादून समझ लीजिए इसे, एंड पौड़ी गलवार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following plays a major role in biological nitrogen fixation by living independently in the soil without forming symbiosis? निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में सहजीवन बनाए बिना स्वतंत्र रूप से रहकर जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, फ्रैंकिया या फिर माइकोरिजा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एजेटोबैक्टर। ठीक है, एजेटोबैक्टर इज a genus of free living aerobic bacteria that can fix atmospheric nitrogen in the soil without establishing a symbiotic partnership with plant. एजेटोबैक्टर मुक्त जीवी फ्री लिविंग वायवीय बैक्टीरिया का एक वंश है जो पौधों के साथ सहजीवी साझेदारी स्थापित किए बिना मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है। ठीक है, तो यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस पीडीएफ की लिंक जो आपका पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे, तो ये आप टेलीग्राम से कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक क्या होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और पार्ट ए यूनिट 8, ठीक है, इसके यहाँ पे इंग्लिश नोट्स लिखे हैं। देखिए बनाएं इसको, जो ओरिजिनल नोट्स है वो इंग्लिश में ही है, लेकिन इसको हमने ऑनलाइन जो एआई होता है उससे इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा उसमें छोटा लिखा है, आप जूम करोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा, लेकिन ओरिजिनल किस में है, इंग्लिश नोट्स ही हैं इसके, पार्ट ए के कंप्लीट नोट्स और यूनिट 8 के कंप्लीट नोट्स। ठीक है, हिंदी में भी चाहिए, हिंदी में भी मिल जाएगा, सेम क्वालिटी सेम पेजेज, चाहे 280 पेज की इंग्लिश पीडीएफ है तो 280 पेज की हिंदी पीडीएफ भी होगी। ठीक है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ आपको, ठीक है, संख्या आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। और जो 10 प्रैक्टिस सेट है वो तो आपके बोथ लैंग्वेज में होंगे, विद आंसर की होगा, और पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट के हमने कट ऑफ भी डिसाइड किया है कि इतने लेके आओ तो आप सेफ अपने आप को मानो। ठीक है, तो इसको आपको परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।